हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे वैभव एवं विलासिता का युग, जो कि मुगल काल का ही एक भाग है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैभव एवं विलासिता का युग और इसके अंतर्गत आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर जहांगीर के बारे में पढ़ा था, तो यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। आइए हम शुरुआत करते हैं शाहजहाँ से। शाहजहाँ, इसका शासनकाल 1628 से लेकर 1657 ईस्वी तक रहा। मीन्स 1628 से लेकर 1657 तक शाहजहाँ का शासन रहा और जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका तृतीय पुत्र शाहजहाँ, जिसके बचपन का नाम था खुर्रम, 1628 में गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ की युग की संपन्नता, शाही वैभव, कला तथा साहित्य की प्रगति आदि चहुमुखी विकास को देखकर इस काल को मुगल काल की संपन्नता मीन्स वैभव का काल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं शाहजहाँ की, जिसने कि ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि हमारे देश की सबसे सुंदर इमारत है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। उसी शाहजहाँ के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जहांगीर, जो कि शाहजहाँ का पिता था, उसकी मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ, जो कि जहांगीर का तीसरा पुत्र था और उसके बचपन का नाम खुर्रम था, सन 1628 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ के युग को संपन्नता का युग, शाही वैभव तथा कला साहित्य की प्रगति आदि चहुमुखी विकास को देखकर इस काल को मुगल काल की संपन्नता मीन्स वैभव का युग कहा जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि शाहजहाँ का जो शासन काल रहा वह है वैभव का काल कहा जाता है। शाहजहाँ के शासन को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो शाहजहाँ के शासन काल में चारों तरफ साहित्य, कला, वैभव सभी को प्रोत्साहन मिला था, इसलिए इस काल को संपन्नता और वैभव का काल कहा जाता है। काल मीन्स होता है समय। शाहजहाँ के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, मतलब जब मुगल बादशाह शाहजहाँ गद्दी पर बैठा था उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो बुंदेलखंड के जुझार सिंह का विद्रोह। बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आता है, कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के टीकम, छतरपुर, ओरछा वाला जो एरिया है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो बुंदेलखंड के जो राजा थे जुझार सिंह, उनके साथ शाहजहाँ का विद्रोह हुआ था। जुझार सिंह बुंदेलखंड का नरेश था। जुझार सिंह कौन था? जुझार सिंह बुंदेलखंड राज्य का राजा था। उसने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा जुझार सिंह को शाहजहाँ से संधि करनी पड़ी। मतलब जुझार सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया और आगे चल के जुझार सिंह को शाहजहाँ से संधि करनी पड़ी। संधि मीन्स होता है समझौता। हम बात कर रहे हैं ओरछा के महाराजा जुझार सिंह की। ओरछा जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है और काफ़ी खूबसूरत शहर है। तो वहाँ के राजा थे जुझार सिंह और जुझार सिंह के जो छोटे भाई हैं, जिन्हें हम लाला हरदौल के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं के राज्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्हीं के बड़े भाई, लाला हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जुझार सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और फिर शाहजहाँ ने जुझार सिंह को संधि करने पर यानी समझौता करने पर मजबूर कर दिया और आगे चल के कुछ समय के पश्चात शाहजहाँ के आदेशों को न मानने के कारण जुझार सिंह का दमन शाहजहाँ ने कर दिया था। यानी शाहजहाँ ने जुझार सिंह के विद्रोहों का दमन कर दिया। अब हम बात करेंगे शाहजहाँ की दक्षिण नीति की। कौन सी नीति की? दक्षिण भारत का जो दक्षिण भाग है यह मुगल बादशाहों के लिए हमेशा ही गले की फांस बना रहा। जितने भी मुगल बादशाह हुए सभी ने दक्षिण की तरफ कूच किया, लेकिन इनको स्थायी सफलता दक्षिण भारत में नहीं मिली। दक्षिण क्षेत्र मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बना हुआ था। कैसा क्षेत्र बना हुआ था? दक्षिण मुगल शासकों के लिए ये कठिनाई का क्षेत्र बना हुआ था। जहांगीर के समय अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीजापुर मुगलों के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे। मतलब जब मुगल बादशाह जहांगीर था उस समय अहमदनगर
गोलकुंडा और बीजापुर मुगलों के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे। मतलब इन 3 जगहों पर मुगलों का शासन हो गया था, परंतु यह पुनः स्वतंत्र हो गए। यानी कि फिर कुछ समय के बाद पुनः ये स्वतंत्र हो गए और इनके ऊपर से मुगलों की पकड़ चली गई। शाहजहां ने अहमदनगर के राज्य को जीत लिया। फिर आगे चलकर जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने अहमदनगर को पुनः जीत लिया। गोलकुंडा तथा बीजापुर ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। यानी अहमदनगर को शाहजहां ने जीत लिया था। फिर उसके बाद जो 2 जगह बची गोलकुंडा और बीजापुर, उनको मुगलों के आधिपत्य में यानी मुगलों के अधिकार क्षेत्र में ये आ गए थे और शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने संधि कर ली थी। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। तो इस तरह ये एक के बाद एक क्रम चलता रहा कि सबसे पहला जो मुगल बादशाह था वह बाबर था। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अगला मुगल बादशाह अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बना। जहांगीर ने राज्य को संभाला, गद्दी को संभाला। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां। अब हम बात कर रहे हैं शाहजहां के बाद औरंगजेब की। तो शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, जो कि सबसे खराब मुगल शासक माना जाता है, सबसे क्रूर शासक माना जाता है, उसे शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार बनाया। सूबेदार, सूबा मीन्स होता है राज्य, तो एक राज्य का उसे सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, परंतु उसे पूर्ण सफलता प्राप्त न हो सकी। यानी औरंगजेब जो था उसने बीजापुर, गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास तो किया, लेकिन उसे पूर्णतः उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण के जो शहर थे या दक्षिण के जो राज्य थे, उन पर मुगलों ने कभी भी पूरी तरीके से मतलब अपनी पकड़ वहाँ पर नहीं बना पाई थी। थोड़े समय के लिए किसी किसी शहर को वह जीत लेते थे, फिर बाद में वह उनकी गुलामी से, उनके अधिकार क्षेत्र से मुक्त हो जाते थे। इस तरह हमेशा ही मुगलों के लिए दक्षिण राज्य, दक्षिण भारत के राज्य उनके लिए गले की फांस या गले की हड्डी बने रहे। अब हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम नीति की। अभी हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत की नीति की, अब हम बात करेंगे उत्तर और पश्चिम दिशा की नीति की। शाहजहां ने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां को अपनी सेनाएं भेजी। किसको भेजी? शाहजहां ने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां को अपनी सेनाएं भेजी। उसने ईरान के बादशाह कंधार को पुनः जीत लिया। किसने जीत लिया? जो बदख्श खां था उसने बदख्श खां को अपनी सेनाएं भेजी और बदख्श खां उसने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया, परंतु कुछ समय के पश्चात कंधार उसके हाथों से पुनः निकल गया। कंधार अफगानिस्तान का एक शहर है और कंधार को ईरान के बादशाह ने पुनः जीत लिया था, परंतु कुछ समय के बाद कंधार उसके हाथों से पुनः निकल गया। अब पुर्तगालियों से संघर्ष। पुर्तगाली जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे और ये हमारे देश में आ चुके थे व्यापार करने के लिए 1498 में। हुगली क्षेत्र पुर्तगालियों का उपनिवेश था। कौन सा क्षेत्र? हुगली। हुगली एक पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो हुगली नदी का नाम भी है। तो हुगली क्षेत्र पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र में था, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में था। उन्हें हुगली को पुर्तगालियों ने अपना गुलाम बना रखा था। हुगली के आसपास के क्षेत्र को और हुगली क्षेत्र को पुर्तगालियों ने अपना गुलाम बना रखा था। उपनिवेश मीन्स होता है गुलाम। तो शाहजहां का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। शाहजहां का किससे संघर्ष हुआ? पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। पुर्तगाली इस स्थान को आधार बनाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे। यानी पुर्तगाली जो लोग थे वह इस स्थान को आधार मानकर बंगाल की खाड़ी, जो कि हमारे देश की पूर्व दिशा में समुद्र है, उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में वह समुद्री डकैती किया करते थे, यानी जहाज़ों को लूटा करते थे। मुगल सेना ने उन्हें हुगली क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। पुर्तगालियों को मुगल सेना ने हुगली क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। अब हम बात करेंगे शाहजहां की स्थापत्य कला की। तो शाहजहां की शासन काल में स्थापत्य कला में प्रगति हुई। शाहजहां के समय में
स्थापत्य कला में काफ़ी प्रगति हुई। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मीन्स शाहजहां के समय बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, और ये सभी इमारतें स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो कि शाहजहां ने बनवाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ताजमहल आपको चित्र में भी दिख रहा है। तो चूंकि हम शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतों की बात कर रहे हैं, तो सबसे सुंदर इमारत जो भारत में शाहजहां के द्वारा निर्मित है वह है ताजमहल। ताजमहल जो कि पूरी दुनिया में अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है, दुनिया के 7 अजूबों में भी ये कई बार शामिल हो चुका है। ताजमहल जो कि आगरा शहर में स्थित है, और यह शहर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो आगरा में ताजमहल स्थित है और ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, इसका जिस पर हर साल प्रधानमंत्री 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। तो ये लाल किला है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली में जामा मस्जिद जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो यह भी दिल्ली में स्थित है। शाहजहां के नाम के साथ उसके रत्न जड़ित मयूर सिंहासन का उल्लेख आता है। शाहजहां के नाम के साथ क्या आता है? शाहजहां के नाम के साथ उसके रत्न जड़ित मयूर सिंहासन का उल्लेख आता है। मयूर मीन्स होता है मोर, और इस सिंहासन का उल्लेख आता है। मयूर सिंहासन में जड़ा विख्यात कोहिनूर हीरा उसकी शान शौकत और ऐश्वर्य का प्रतीक था। यानी शाहजहां ने एक सिंहासन बनवाया था। सिंहासन मतलब बैठने के लिए एक आसन बनवाया था जो कि मोर के आकार का था। कैसा था? 2 मोर के आकार था। मयूर मीन्स होता है मोर, और उसमें उसने हीरे जवाहरत जड़वाए थे, और उसके साथ हीरा भी उसमें कोहिनूर हीरा लगवाया था। कौन सा हीरा लगवाया था? कोहिनूर हीरा लगवाया था। यह उसके शान शौकत का प्रतीक माना जाता है। मयूर सिंहासन बनवाने में 7 वर्ष लगे थे। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसको बनने में 7 साल लगे थे। इसमें हीरे जवाहरात के साथ कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। यह सिंहासन 2 मयूरों की आकृति के से अलंकृत था। 1739 ईस्वी में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह यह सिंहासन अपने साथ ले गया। मतलब शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था जिसमें हीरे जवाहरात कोहिनूर हीरा लगा था, इस मयूर सिंहासन को ईरानी आक्रमणकारी जिसका नाम था नादिर शाह 1739 में जब उसने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था, तब वह यह सिंहासन अपने साथ अपने देश ले गया। अब हम बात करेंगे शाहजहां के अंतिम वर्ष की। शाहजहां सन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। मतलब क्या हो गया? सन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। चिकित्सकों को उसके बचने की आशा नहीं रही। मतलब शाहजहां जब बीमार पड़ा तो डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसकी मृत्यु की अफवाहें चारों तरफ फैल गईं। उसके चारों पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। मतलब शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? नंबर 1 दारा, नंबर 2 शुजा, नंबर 3 औरंगजेब और नंबर 4 मुराद। तो शाहजहां के इन चारों पुत्रों में आपस में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर युद्ध छिड़ गया। चारों प्रौढ़ वय थे, मतलब चारों ही एक अच्छी एज के थे और उन्हें सैनिक और नागरिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव था। मतलब चारों पुत्रों को सैनिक और नागरिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव था। इस कारण मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार करने की चारों की महत्वाकांक्षा थी। मतलब शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके चारों बेटे गद्दी पर बैठना चाहते थे। मतलब शाहजहां की गद्दी संभालना चाहते थे। उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का अंत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने अपने पिता सम्राट शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां 9 वर्ष तक
आगरे के किले में कैद रहा। सन 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। मतलब हम बात कर रहे हैं कि शाहजहाँ की बीमार पड़ने के बाद चारों बेटों में आपस में शाहजहाँ के उत्तराधिकारी के लिए आपस में संघर्ष हुई, मीन्स लड़ाई हुई। तो चारों ही एक मतलब उस एज में थे कि जो राज्य को संभाल सकें और अपने पिता की बागडोर को संभाल सकें। चारों को मतलब कि शक्ति का ज्ञान था। चारों ही मतलब राजनीति का अनुभव रखते थे, इसलिए चारों की महत्वाकांक्षा थी गद्दी संभालने की। ऐसी स्थिति में जो शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। स्टूडेंट्स, गौर करने वाली है कि औरंगजेब ने अपने सगे तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और अपने पिता शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद कर दिया और वह 9 वर्ष तक आगरे के किले में कैद रहा। मतलब पिता ने अपने पुत्र को जेल में डाल दिया और 9 साल तक उसे जेल में रखा और तीनों भाइयों को उसने मौत के घाट उतार दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो गद्दी के लिए उसने अपने 3 भाइयों का खून किया और पिता को जेल में बंद कर दिया। इसके बाद सन 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो शाहजहाँ के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा और औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने हमारे देश के हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदों का निर्माण करवाया और लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान भी बनाने की कोशिश की थी। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और औरंगजेब के बाद जो अंतिम मुगल शासक था वह था बहादुर शाह जफर। तो इस तरह बाबर से जो मुगल काल की शुरुआत हुई थी वह बहादुर शाह जफर पे आकर खत्म होती है। तो ये था स्टूडेंट्स मुगल काल। मुगलों के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।